नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको बिहार दरोगा के लिए साइंस के बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन एक याद रखिएगा, कल का जो क्लास आपका होगा वो सुबह में 8 बजे होगा। 8 बजे से 12 बजे लगातार 4 घंटे की महामैराथन होगी, जिसका थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि बिहार दरोगा 2023 के लिए साइंस का महामैराथन 14 दिसंबर यानी कल सुबह के 8 बजे हम आपसे मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने भी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं या बाद में भी जितने भी लोग देखेंगे, सब ध्यान रखेंगे। कल सुबह 8 बजे आप सभी लोग लाइव जरूर आ जाएंगे और कल हम आपको दिखाएंगे वन लाइनर्स के माध्यम से वैसे वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन, जिसके देखने के बाद आपको पूरी साइंस अच्छी से रिवीजन हो जाएगी और आने वाले एग्जाम में यदि साइंस आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में बाधा बनेगा तो हम बनने नहीं देंगे, इतना विश्वास आपको दिलाते हैं। इसलिए कल सुबह आप सभी आएंगे 8 बजे और लगातार 4 घंटे में पूरी साइंस को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। आज का डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और कल सुबह आएंगे 8 बजे से 12 बजे 4 घंटे की महामैराथन बिहार दरोगा के लिए। तो आप लोग सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त को भी इसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम गौर से समझेंगे मेरे दोस्त। ये सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया की स्थिति, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिक्रियाएं होती है, अर्थात जो रिएक्शंस होती है, उसमें रिजल्टेंट बनने के फलस्वरूप जो प्रतिक्रियाएं की स्थिति बनती है वो किस स्थान पर इंगित की जाती है। जैसे सपोज कीजिए आप कहते हैं कि सर कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो जब कार्बन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। लेकिन ये निर्माण होने में कौन सी प्रतिक्रियाएं होती है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो इससे उष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात ये उष्मा की उपस्थिति में होता है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, तिर चिन्ह के जस्ट ऊपर या तिर चिन्ह के जस्ट नीचे जो है आप यहां पर एक त्रिभुज जैसा लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलेगी ये बिना उष्मा का संभव नहीं है। अर्थात कोयले को यदि सिर्फ आप खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकती है। इसके लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, तो इसके लिए आपको हीट करना होगा और उसके लिए जो आपको हीट करना होगा वहां पर उष्मा देना होगा, फिर जाकर वो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो यहां कहां पर दिया भाई, तो इसका जो प्रतिक्रिया की स्थिति है वो तीर के या तो आप ऊपर देते हैं या तीर के आप नीचे देते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि किस स्थान पर इंगित होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीर के ऊपर या नीचे। दूसरा था केवल तीर के नीचे नहीं, आप ऊपर भी दे सकते हैं और आप नीचे भी दे सकते हैं। समीकरण की शुरुआत में और केवल तीर के ऊपर, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। आपका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बाबू? उम्मीद करते हैं आप लोग सबको ये अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। आ गया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। यदि नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके को डेली इंफॉर्मेशन मिलता रहे हमारे क्लास के बारे में। शेयर करें ताकि आपके दोस्त के दिमाग में भी एक अच्छे साइंस टीचर की खोज होगी तो हम पर आकर रुक जाएगी। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? यानी तिर चिन्ह के आप ऊपर भी लगा सकते हैं या तिर चिन्ह के नीचे भी आप लगा सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच कहा रखा गया भाई, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया। कहता है कि एक उत्तल दर्पण में आप यदि ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते, अनंत और उसके पोल के बीच रखते हैं, चाहे आप उसको सेंटर पर रख दें, ये फोकस पर रख दें, सेंटर फोकस के बीच रख दें, सेंटर अंत के बीच रख दें, पोल और अंत के बीच कहीं पर भी यदि उस आप एक्सिस पर रखते हैं तो क्वेश्चन बोलता है कि इससे जो निर्मित प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, उस इमेज डैश होगा। मतलब वो इमेज की प्रकृति कैसा होगा, इस प्रकृति से रिलेटेड सवाल ने जो है आपसे पूछा गया। तो हमेशा याद रखिएगा एक उत्तल दर्पण की बात थी और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त
उत्तल दर्पण जो होता है इसके अंदर के भाग को कलय किया जाता है। किसको किया जाता है? अंदर के भाग को कलय किया जाता है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है मेरे दोस्त? कि अवतल दर्पण में बाहर के भाग को कलय किया जाता है। जैसे अवतल दर्पण इस प्रकार होता है, अवतल दर्पण के बाहर के भाग को कलय किया जाता है और इसके अंदर से क्या होता है, यानी इसके अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये आपका है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण भाई? तो ये आपका है अवतल दर्पण। यदि और ये कौन सा है भाई? तो ये आपका है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण भाई? तो ये आपका है उत्तल दर्पण। तो दोनों में अंतर किस बात का है? तो अवतल दर्पण में बाहर का भाग कलय किया रहता है और इसके अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसके अंदर का भाग कलय किया रहता है और इसके बाहर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। और दूसरी बात क्या है कि उत्तल दर्पण जो आपका मेरे दोस्त है, तो इस उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है, अर्थात इमेजिनरी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। आभासी बोले तो जिसको आप बोलते हैं इमेजिनरी, अर्थात जिसको आप बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब भाई? काल्पनिक प्रतिबिंब। और याद रखेंगे, कल्पना जब भी आप करते हैं वो कल्पना आप सीधा ही करते हैं, अर्थात काल्पनिक के साथ साथ वो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक के साथ साथ प्रतिबिंब जो है वो आपका सीधा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में कैसा होता है? अवतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनती है और वास्तविक के साथ साथ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका उल्टा होता है। तो ये सवाल आपसे किसके बारे में पूछा था? उत्तल दर्पण के बारे में। अतः आंसर होगा काल्पनिक एवं सीधा, अर्थात आभासी एवं सीधा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अतः आपका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा भाई? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अर्थात उत्तल दर्पण में यदि आप अनंत और पोल के बीच किसी वस्तु को, पोल यहां पर होता है भाई, पोल के बीच आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? इमेजिनरी होगा और सीधा होगा। यानी आपका काल्पनिक होगा, आभासी होगा, इमेजिनरी होगा और आपका सीधा होगा। फिर कभी एग्जाम में हो सकता है आपसे सवाल ये उत्तल दर्पण के बारे में था तो आपने इसका आंसर आभासी और सीधा बनाया, लेकिन यही आपसे अवतल दर्पण के बारे में पूछा जाता तब इसका आंसर क्या होता? वास्तविक और उल्टा होता, इन रियल और अपोजिट होता। पक्का ना बाबू? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? एकदम आप लोग आंसर भी कमेंट कीजिए और आप लोग लाइक और शेयर भी करते जाइए। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित होता है? यानी आपके बॉडी के अंदर जब मूत्र का निर्माण होता है तो मन में एक सवाल आया होगा कि सर ये मूत्र का निर्माण होता कहां है? तो ध्यान रखेंगे, मूत्र का जो निर्माण होता है वो आपको किडनी में होता है। कहां होता है? मूत्र का निर्माण आपके किडनी में होता है, क्योंकि आपके किडनी में ब्लड को छाना जाता है और वही छानकर क्या करता है? वो वाटर को वहां से अलग करता है जो यूरेटर के माध्यम से। अर्थात जो आपकी किडनियां होती है, इस तरह के आपके किडनी का स्ट्रक्चर होता है और इसको कहा जाता है यूरेटर। क्या कहा जाता है बाबू रे? इसको यूरेटर कहा जाता है। और इसी माध्यम से मूत्र कहां चला आता है? इसी माध्यम से आपका मूत्र जो है, अर्थात आपका यूरिन जो है वो यूरेटर के माध्यम से आपको यूरिनरी ब्लैडर में, अर्थात मूत्राशय जिसको बोलते हैं, यहां आता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाक्रम घटित होती है? तो वहां पर आपका निस्पंदन भी होता है और निस्पंदन के साथ साथ जो है यहां पर पुनः अवशोषण भी होता है और आपका सेक्रेशन भी होता है। इन निस्पंदन भी होता है, पुनः अवशोषण भी होता है और सेक्रेशन भी होता है, अर्थात स्राव भी होता है। और ये सारी घटनाएं जो है वो आपको किडनी के में ब्लड के छानने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका निस्पंदन भी होगा, पुनः अवशोषण भी होगा और सेक्रेशन भी होगा, अर्थात श्रवण भी होगा, अर्थात स्राव भी होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कहता है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक पैरेलल किरण यानी समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? यदि आप पैरेलल किरण पुंज उत्पन्न करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो क्वेश्चन है कि वहां पर कौन सा प्रकाशिक उपकरण हो सकता है? देखिए यहां पर दो चीजें हो सकती है। यदि आपको समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करवाना है
तो वहां पर आप उत्तल लेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं और वहां पर आप उत्तल दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर उत्तल लेंस है, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन अवतल लेंस में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। फिर आपका अवतल लेंस में कर सकते हैं क्या? अवतल लेंस में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक और ये एक और कौन? 3 अवतल दर्पण का उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कौन सा? 1 और 3। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में है, अतः इसका आंसर सी होगा। यानी आप उसको लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ना तो अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आप उत्तल दर्पण का प्रयोग, या तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे या तो अवतल दर्पण का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए, और ये बिहार दरोगा के परीक्षार्थी के लिए जो कल सुबह 8 बजे साइंस का महामैराथन वन लाइनर्स ला रहे हैं, जिसमें पूरी साइंस का रिवीजन होगा। तो कल सुबह 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे आप लोग जरूर आएंगे। और बिहार का कोई भी एग्जाम हो, याद रखिएगा हमारी यूट्यूब चैनल आपको इतना सपोर्ट करेगी कि साइंस में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो या सचिवालय हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, हमारी यूट्यूब की महामैराथन की जो क्लासेस है उसका रिवीजन आप लोग जरूर करके जाइए और निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। यदि आप चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, स्टार पाना, तो कल ही सुबह 8 बजे साइंस की इस महामैराथन में आप मेरे साथ जरूर आएंगे। चलिए बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डैश और ऊपर से नीचे जाने पर डैश होता है। ध्यान देंगे, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर, यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं, ये देखिए पीरियडिक टेबल का ये आपका बायां भाग हो गया और ये पीरियडिक टेबल का क्या हो गया? दायां भाग हो गया। क्लियर? ये आपका बायां पार्ट्स और ये दायां हो गया। तो जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में परमाणु का आकार जो मेरे दोस्त है, ये परमाणु का आकार घटता है। क्या होता है मेरे दोस्त? परमाणु का आकार जो है वो आपको घटता है। किधर से किधर जाने पर? जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो वैसे कंडीशन में परमाणु का आकार घटता है। फिर क्वेश्चन कहा ऊपर से नीचे आने पर, यानी यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है। यानी परमाणु का आकार जो है ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त? तो आपका बढ़ता है। क्लियर? तो आपने यहां पर दो कंडीशन देखा। सबसे पहला कंडीशन आपने यहां क्या देखा कि एक बोला कि परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब बाएं से दायां जाएगा। तो ये क्लियर था, ये आपका बायां पार्ट्स हो गया और ये आपका दायां पार्ट्स हो गया। तो जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो बोला क्या होगा? तो जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार जो है अंशतः अर्थात काफी कम मात्रा में जो है वो आपको घटता है। लेकिन जब आपको कहा कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है। तो आप आंसर दे सकते हैं घटता है फिर बढ़ता है किसी ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर बी में है कि परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा और फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। यानी आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? उम्मीद करते मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा या ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा बाएं से दाएं जाएंगे तो अंशतः घटेगा, जबकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग, धोवन सोडा का मतलब होता है जिसका यूज आप कपड़ा धोने में करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। यानी सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट को ही धोवन सोडा कहा जाता है। इसको सोडियम कार्बोनेट जो है उसी को धोवन सोडा कहा जाता है। तो सवाल आपसे ये पूछा था कि इसका यूज नहीं किया जाता है। तो पहला है कांच, साबुन और कागज के निर्माण में इसमें तो किया ही जाता है। घरेलू प्रयोजन के लिए शोधन अपमार्जक में किया ही जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया ही जाता है। केक के सेकने के लिए जो है सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं किया जाता है। अर्थात इसका आंसर जो है ये 4 नंबर ऑप्शन जो है
ये आपका गलत है। तो 4 नंबर किसमें है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में है। अतः इसका आंसर क्या होगा? 1 में। अब मन में सवाल आता होगा कि सर केक को सेकने के लिए आखिर किसका यूज करते हैं? तो केक को सेकने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? याद रखना मेरे दोस्त, ये केक को सेकने की बात होता है। केक को सेकने के लिए जो है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कांच, साबुन, कागज के निर्माण में जो है ये आपका सोडियम कार्बोनेट का नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। घरेलू प्रयोजन के शोध अपमार्जक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट का जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। जबकि केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, पावरोटी बनाने में, डबल रोटी बनाने में ये सब में सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्लियर ना? तो आपका आंसर हो गया। गलत पूछ रहा था तो आपका 4 नंबर गलत है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एकदम गौर से देखिएगा। कहता है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। तो आभासी सूर्योदय जो है वो वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। कितना पहले भाई? तो लगभग 2 मिनट पहले जो है ये आपको दिखाई देता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी वास्तविक सूर्योदय जो होता है इससे 2 मिनट पहले ही आपको इमेजिनरी सूर्योदय मतलब सूर्य उदय होने से कुछ देर पहले भी दिखाई देती है और सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद भी आपको सूर्य दिखाई पड़ती है। ये प्रकाश के अपवर्तन की एक घटनाएं होती है जिसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्लियर? तो ये था ये वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट के बाद तक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें कौन आपका सही है और कौन गलत है? देखिए पहला है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। ये बात गलत है क्योंकि आपको पता है कि ग्रेफाइट का यूज जो है हम लोग बैटरी में करते हैं, अर्थात ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्लियर है, आपका गलत हो गया। दूसरा, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के स्थान पर बंधन बनाकर जुड़ा होता है, जिसके एक षटकोणीय सारणी यानी हेक्सागोनल एरियाज बनती है। ये बिल्कुल सही है, यानी आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और पहला स्टेटमेंट क्या हो गया भाई? गलत हो गया। तो पहला कहता है कथन 2 सत्य है, बिल्कुल सही है, और कथन 1 असत्य है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और यहां लिखा था कुचालक, जो कि गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि ग्रेफाइट षष्ठकोणीय होता है, षष्ठफलकीय होता है। पक्का बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए एकदम इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए मेरे दोस्त आप लोग इसी तरह से लगातार बढ़ते रहिए। कमेंट जरूर कीजिए आप लोग जो आंसर आपको आता है, और इसको शेयर भी कीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए। अगला है कि वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थान पर नहीं होता है? अब देखेंगे ये क्वेश्चन का वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि वहां से मतलब ये जल को निकलना, तो ये कहा नहीं होता है? अंतःकोशिकीय अंतराल जो है यहां पर आपका वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। नहीं ही पूछ रहा था तो आंसर आपका क्या हो गया भाई? आंसर आपका जो है 1 नंबर हो गया। पक्का? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली में शुक्राणु मुक्त होने पर तय होती है? टेस्टिस से यूरेटर में जाता है, यूरेथ्रा, वास डिफेंस और पेनिस तक पहुंचता है। ये पहला ही तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नहीं, सही पथ पहले टेस्टिस में क्या होता है कि आपको स्पर्म बनता है, फिर वो यूरेटर के माध्यम से यूरेथ्रा में पहुंचता है, यूरेथ्रा से फिर वास डिफेंस में जाता है और वहां से फिर कहां चला जाता है? पेनिस में जाता है, और पेनिस के माध्यम से फिर वो बाहर निकलता है और फिर वो फीमेल के जो है सेक्सुअल पार्ट्स में वो चला जाता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। अगला कहता है निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है इस पर विचार करने कहता है। देखा जाए स्टेटमेंट सही कौन है? पहला, किसी बिंदु बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। ये बिल्कुल सही है। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित कर, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण दिशा में इंगित करती है, तो उत्तर और पूर्व लिखा हुआ है, गलत है ये। अगला कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका पहला भी सही है और चौथा भी सही है। तो पहला और तीसरा दोनों गलत हो गया, पहला और चौथा दोनों बिल्कुल सही है। यानी आपका आंसर क्या हो गया भाई? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर बाबू, आगे बढ़े। अगला कहता है एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश पैटर्न की समान होती है। अब कहता है किस पैटर्न के समान होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षर चुंबक। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षर चुंबक। कौन चुंबक भाई? क्षर चुंबक। क्लियर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रामक रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो देखिए यौन संक्रमण किसके वजह से किस विषाणु से होता है? तो HIV, यानी जिसको एड्स बोलते हैं, तो आंसर एड्स हो जाएगा, जो कि यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण है। कौन वायरस है भाई? तो HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस जो है। अगला है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सबसे पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एकदम गौर से देखिएगा। लिथियम, सोडियम और रुबिडियम डोबेनाइन के त्रिक नियम का तत्व है, ये बिल्कुल सही है। त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर था। मध्य तत्व के का परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर था। नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? ये तो स्टेटमेंट आपका लिथियम, सोडियम और रुबिडियम। ध्यान देंगे आपको इसमें हीलियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब यहाँ पर रुबिडियम लिखा हुआ है, ये गलत है। यानी आपका जो पहला स्टेटमेंट है, ये बाबू क्या है आपका? पहला स्टेटमेंट जो है लगातार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फिर आपका रुबिडियम। लिथियम, सोडियम, रुबिडियम डोबेनाइन के त्रिक नियम के तत्व हैं। 14 नंबर को देखिए ध्यान से, तो पहला रुबिडियम यहाँ लिखा हुआ है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम लिखा है, तो ये गलत है। और त्रिक में मध्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत में लगभग बराबर था, ये आपका सही है। यानी कथन ए जो है आपका गलत है और कथन 2 सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का आंसर जो है वो आपका डी हो गया। क्लियर। अगला कहता है कि अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाती है, उसको अपघटन की अभिक्रिया। जब कोई कंपाउंड टूट जाता है और टूटने के बाद दो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर। चलिए, और ये बिहार दरोगा के लिए हम कल सुबह आपके लिए साइंस का महा मैराथन ला रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस क्लास में भाग लेंगे। अगला है एक ताप तपदीप्त बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किसका बना होता है? यानी फिलामेंट के बारे में बोला कि फिलामेंट किसका बना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो आपको टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला है उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर देखेंगे कि फर्टिलाइजर जो तैयार होता है उस किससे तैयार होता है, उसके हिसाब से कौन गलत है? पहला है ये बारिश से सिंचाई के पानी के साथ बह जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला इसका संगठन पोषक के पूर्व निर्धारित मात्रा में आधार पर होता है, ये भी सही है। इसका संग्रह उचित तरीके से किया जाता है, ये भी सही है। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करता है, ये बात गलत है। तो गलत कथन चुनना था, इसलिए आंसर क्या होगा भाई? डी ही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ का सही है? सोडियम क्लोराइड का यूज होता ही है, ये CH3 मिथाइल का भी यूज होता है, जल का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये पूरा का पूरा सही है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, वीडियोज को शेयर करेंगे ताकि मैं आपके दोस्त तक भी पहुंच सकूं। धन्यवाद।